अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। आप सुनिए आगे। शाम होते होते उसके पापा बजराज जी उसकी छोटी बहन मिष्टी को लेते हुए मधु के पास उसके जी हॉस्टल पहुंच गए। अचानक अपने पापा और अपनी छोटी बहन को देखकर मधु सरप्राइज हो गई। वो अपनी आंखें फाड़े उन दोनों को देखे जा रही थी। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे कि पापा ने उसे गले से लगा लिया। उन्होंने भी भरे गले से बोला, कैसी हो बेटी? मधु सुबक मधु सुबकते हुए बोली, ठीक हूँ पापा, पर आपकी और मिस्टी की बहुत याद आती है। बजराज जी, हाँ बेटा, याद तो आएगी, मैं जो तुम्हारा नंबर 1 पापा हूँ। मधु को एक तरफ और मिस्टी को एक तरफ से पकड़कर ब्रजराज जी मौन प्रस्तुत करने लगे। उन्होंने कहा, पता नहीं ये किस्मत कहाँ ले जाती है, हमारे अंदर इतना ईगो क्यों आ जाता है, हम अपने प्यार को भी बांट लेते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। मिष्टी भी आकर मधु से लिपट गई। उसने कहा, दीदी, यू आर माई फेवरेट दीदी, मैं भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, हम सब साथ रहेंगे। मधु ने सुबकते हुए कहा, पापा, मम्मी का 3-4 दिनों से कोई हालचाल नहीं मिल रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ब्रज जी, बेटा, मैंने पता लगा लिया है, तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, बुखार के कारण वो बेहोश हो गई थी और हॉस्पिटलाइज है, लेकिन अब रिकवर हो गई है। उन्होंने एक ही छुट्टी ले ली है, तो वो हो सकता है कि वो फ्लाइट लेकर यहाँ आ जाए। मम्मी बीमार है और हॉस्पिटलाइज भी। ओ नो, मधु घबरा गई थी। ना ना बेटा, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैंने ऑलरेडी पता कर लिया है। इनफैक्ट वो रुक कर बोले, मैंने ही फ्लाइट का टिकट बुक कराया है, लेकिन तुम ये बात उनसे डिस्क्लोज मत करना। अब रचना ठीक है। मधु के पापा ने मधु को होटल में बुला लिया, क्योंकि पीजी का कमरा तो छोटा सा था, वहाँ 3 लोग रह नहीं सकते थे। होटल के तीनों बाप बेटी खूब मौज मस्ती करने लगे। उन्होंने मधु से कहा, बेटा बेटा, जब तक तुम्हारी परीक्षा में यही रहूंगा, तुम रोज मेरे से मिलने आया करो। मधु हंसती हुई बोली, मेरी परीक्षा लगभग 2 महीने तक चलेगी, उसके बाद प्रैक्टिकल में भी लगभग 2 महीने लगेंगे, तो आप 4 महीने तक यहीं रहेंगे। यह सुनकर ब्रजराज ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर चलो, मैं किराए का मकान ढूंढता हूँ। नहीं पापा, आप बीच बीच में आते रहिएगा, आपको देखकर मैं बहुत ही स्ट्रांग फील करती हूँ। मधु ने कहा, दीदी, मेरा कॉलेज अगले हफ्ते से शुरू हो जाएंगे, मुझे पुणे जाना होगा, अभी तो मैं यहीं रहूंगी, जब तक छुट्टी है, मिस्टर ने कहा। अभी सब लोग बातें ही कर रहे थे कि उसकी मम्मी का फोन आने लगा। मधु, वेयर आर यू? मैं तुम्हारे पीजी से बाहर हूँ, वहाँ तो ताला लगा हुआ है। मम्मी, मैं तो होटल लावण्या में हूँ। लावण्या होटल में क्या कर रही हो मधु तू? रचना जी की आवाज आक्रामक हो गई थी। मधु घबरा गई। उसने घबराते हुए कहा, मम्मी, पापा और मिस्टी आए हैं, तो मैं उन सबसे मिलने यहाँ आई हूँ। आदतन रचना जी के मुंह चढ़ाकर कहा, आज अचानक पापा क्यों आए हैं? मम्मी, वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने आपको कितनी बार फोन किया था, लेकिन आप आंसर नहीं किया ना। तब मैंने पापा को फोन किया तो पापा मुझसे मिलने चले आए। मम्मी, मिस्टी भी आई है, आप भी यहीं आ जाइए ना प्लीज। मिस्टी का नाम सुनकर रचना जी का मूड बदल गया। बंधु बीमार है, यह सुनकर भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। वह भीतर से घबरा गई। उन्होंने अपना लहजा बदलकर कहा, ओके, मैं आ रही हूँ। उन्होंने तुरंत ही टैक्सी पकड़कर होटल की तरफ चली गई। होटल के कमरे में कई सालों बाद ब्रजराज और रचना जी की मुलाकात हुई थी, तलाक के बाद लगभग 8-10 सालों बाद। इन 10 सालों में बजराज जी और उम्रदार हो गए थे, उनके चेहरे पर बुढ़ापा झलकने लगा था। उन्हें देखकर रचना जी थोड़ा परेशान हो गई। उन्होंने कहा, क्या हाल बना रखा है आपने? ब्रज जी ने कहा, कहा कैसा हाल? मैं तो वैसे ही हूँ जैसा था। तुम, आप कैसी हो? रचना जी, बस ठीक हूँ। दोनों बहनें मम्मी पापा से बात करते हुए देख रही थी। मधु ने मिष्टी को इशारा से बाहर आने को कहा। मधु मिष्टी को लेकर चुपके से बाहर निकल गई। ब्रज और रचना दोनों आपस में बातें करने लगी। रचना जी, इतने सालों में कोई खोज खबर नहीं, कैसे हैं आप? बजराज ने कहा, मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। रचना जी, मैं तो ठीक ही हूँ। रचना जी भावुक हो उठी। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगा कि मेरे पास जॉब है, पैसा है, तो मेरे पास सब कुछ है, पर मैं गलत थी। ब्रज, पैसा और रुतबा कुछ भी नहीं होता, एक हमसफर और परिवार ही बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ब्रज जी की आवाज भर गई। वो बोलते ही रहे, जो सामने होता है उसकी अहमियत तब नहीं होती। रचना, तुम्हारी मुझे बहुत याद आती है रचना। रचना जी निरुत्तर ही रही। उन्होंने रचना जी का हाथ पकड़ लिया।
अब मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी लोड नहीं डालूंगा, पर थोड़ा तुम झुको, थोड़ा मैं झुकता हूँ। हम दोनों कंप्रोमाइज कर एक साथ हो सकते हैं क्या? ब्रज जी ने कहा। शायद बीते सालों में बहुत ज्यादा हो और होश में आ गई हूँ। ब्रज जी ने एक रचना का दूसरा हाथ भी थाम लिया। हमारी दोनों बेटियां का कामयाब बनाना है रचना। चलो हम अपनी नफरत और अपनी लड़ाई को छोड़ देते हैं और अपनी बेटिया का फ्यूचर को देखते हुए फिर से एक साथ रहने का सोचते हैं। रचना जी मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा, या तो फिर आप नौकरी छोड़ दीजिए, या मैं अब जयपुर में और मैं उड़ीसा में। ब्रज जी ने हंसते हुए कहा, नहीं, ना तुम नौकरी छोड़ोगी ना मैं। हम दोनों बीच बीच में एक साथ आते रहेंगे और अपनी दोनों बेटियों को एक खुशनुमा माहौल देंगे। देखो मधु का हालत ठीक नहीं है, वो साइकोलॉजिस्ट होती जा रही है और मिस्ट्री भी बहुत ही अकेली और गुमसुम सी होती जा रही है। अरे ये दोनों कहाँ गई? तभी उन दोनों का याद आया कि दोनों बेटियां तो वहाँ है ही नहीं। ये दोनों कहाँ गई? रचना जी मधु को आवाज देने लगी और ब्रज जी मिस्ट्री को। दोनों ही हंस पड़े। मधु अंदर आती है। माँ, आपने बुलाया? हाँ बेटा, मैंने बुलाया, ब्रज जी ने कहा। चलो बच्चे, तुम्हारी मम्मी को यहाँ एक फेवरेट कचरी खिलाता हूँ जो तुम्हारी मम्मी को भी बहुत पसंद हुआ करता था। मधु आश्चर्य से बोल उठी, पापा आपको याद है कि मम्मी को कचरी बहुत पसंद है? हाँ, अच्छी तरह से याद है, ब्रज जी मुस्कुराने लगे। रामेश्वर में समुद्र के किनारे ऊंचे ऊंचे लहरों और समुद्र के शोरों के बीच पिया के हाथों में हाथ डाले सुचित्रा घूम रही थी। उन 4 दिनों में वो विकास कितने करीब आ गई थी। सच में ऐसा ही कहा जाता है, जोड़ियां ऊपर ही बनती है और हमसफर तो हमसफर ही होता है। विकास ने सुचित्रा की आंखों में आंखें डालकर कहा, चीकू कैसा लग रहा है? लाइक हेवन, सुचित्रा ने कहा। इसकी पलकें गीली हो गई थी। विकास को पता नहीं था कि सुचित्रा उससे प्यार करती थी। कभी भी उसे स्कूल से लेकर कॉलेज तक में अपने प्यार का इजहार नहीं किया। संयोग ऐसा था कि अर्चना जी ने विकास के लिए उसे पसंद कर लिया था, इसलिए अर्चना जी के लिए उसके मन में बहुत ही आदर के भाव थे। समुद्र के किनारे सुंदर उगते और डूबते सूरज का नजारा। 2 जवान और एक धड़कन, एक दोनों का हो गए, पता ही नहीं चला। मेरे जीवन साथी यूं ही सदाबहार गीत नहीं बनते रहे। समुद्र की तरफ से चलती हुई ठंडी हवा विकास और सुचित्रा दोनों को अंतर्मन से भिगो ही रही थी और दोनों ही गर्म सांसों से एक दूसरे को पिघला रही थी। सुचित्रा विकास के बाहों में खोई हुई थी और विकास उसके बालों में उंगली फिराते हुए रोशनी ख्वाब बुन रहा था। इस मखमली ख्वाबों से जब भी वो बाहर आता तब ये याद आता कि अब उसे थाईलैंड जाने में ज़्यादा दिन नहीं है। इस बार उसे अकेले जाते हुए अखर यहाँ था, क्योंकि सुचित्रा के पास फिलहाल ना तो पासपोर्ट ही था और ना ही वीजा। इन दोनों के बनने में कम से कम 3 महीने तो लग ही जाएंगे। दूसरी तरफ विकास ने अपने मम्मी पापा से ही बेतबा प्यार था। वह किसी भी तरह से उनका दिल नहीं दुखाना चाहता था और वह यह भी नहीं चाहता था कि सुचित्रा को कोई दुखी करे। इसलिए विकास ने सुचित्रा को समझा रहा था कि जब तक उसका पासपोर्ट और वीजा नहीं बनता तब तक उसे उसके मम्मी पापा के पास ही रहना चाहिए। सुचित्रा इस बात को समझती थी कि नई बहू को क्या क्या कर्तव्य है। सास ससुर का साथ अपने रिश्ते मधुर रखना उसी के साथ में है। दिल्ली में 2 दिनों की रामेश्वर यात्रा बाद विकास और सुचित्रा वापस लौट आए थे। राजशेखर जी और सुजाता जी दोनों ही वापसी शेखर जी और सुजाता जी दोनों की वापसी का टिकट हो गया था और विकास को थाईलैंड जाने का दिन भी आ गए थे। विकास ने सबसे कहा, मासी मासी, आप सभी थाईलैंड आइए। सुचित्रा ने मस्ती भरी मूड में कहा, मासी आप ना मेरे जाने के बाद आइएगा ताकि मैं आपको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला सकूं। सुजाता जी इस बात पर हंसती हुई बोली, हाँ बेटा तुम पहले जाओ, फिर हम लोग पीछे से आते हैं। सास बनने के कुछ फायदे तो मिलने ही चाहिए ना। इस बात पर सब हंस पड़े। सुजाता जी ने विकास से कहा, सुबू तुम्हारा वो दोस्त, क्या नाम था उसका? वो अपने दिमाग पर जोर देते हुए बोली। विकास ने कहा, कौन? मन्नत, जो शादी में आया था? हाँ हाँ वही। कौन है? ये बहुत ही सोबर और शालीनता लग रहा था। सुजाता जी ने कहा। यह सुनकर विकास हंस पड़ा। उसने कहा, मासी आपको मन्नत इतना ज्यादा स्मार्ट लगा? बेचारा वो तो बड़ा ही सैंडिस पर्सन है, बड़ी ही उसकी बुरी कहानी है। सुजाता जी आश्चर्य से बोली, अच्छा क्या? अर्चना जी ने भी इस बात पर हामी भरी। उन्होंने कहा, हाँ बेचारा बड़ा ही दुखी बच्चा है। आजकल के बच्चे
ना दीदी, पहले गलत रास्ते पर चलते हैं, फिर कुछ अच्छा नहीं हो पाता, फिर अपनी गलतियां ढोते रहते हैं, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। विकास मन्नत के बारे में बताने लगा। मन्नत ने लव मैरिज की थी, उसकी एक बेटी भी है जिसे छोड़कर उसकी वाइफ मॉडलिंग के लिए चली गई है और वहाँ मुंबई में ही रहती है। वो अभी किसी और के साथ लिविंग में है। क्या? सुजाता जी ने मुंह खुला रह गया। सचमुच ये तो बहुत ही बुरा है। सुजाता जी ने कहा, इतना स्मार्ट लड़का उसे किसी ने छोड़ दिया, सचमुच किस्मत का फेरा। कुछ भी हो सकता है। हाँ मासी, विकास ने कहा। ग्लैमर जो ना करा दे बेचारा मन्नत, वह बहुत ही बड़ा दुखी रहता है। उसकी फैमिली में उसके माँ बाप के अलावा एक सिस्टर भी है, उसका पति विदेश में रहता है। यही दोनों मन्नत की बच्ची को देखती है। वह वही पड़ोस में ही रहता है, हमारे घर से थोड़ा आगे उसकी कोठी है। थोड़ा रुककर विकास ने कहा, आप चलेगी क्या? चलिए मैं आपको घुमा कर ले आता हूँ। नहीं बेटा, अब मैं तो हमारे लौटने का भी समय हो गया है, मैं अगली बार, राजशेखर जी बोले। अरे मौसा जी, टिकट तो कल का है ना, मैं आज ही आपको घुमा देता हूँ ताकि आपको यहाँ का थोड़ा आइडिया हो जाए। आज शाम को रेडी रहना मौसी आप दोनों। ठीक है, सुजाता जी ने अपना सिर हिलाया। सुजाता जी अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करने लगी। उन्हें बराबर मन्नत का ख्याल आ रहा था। उनकी मॉडल पत्नी का चेहरा उसके सामने ही घूम रहा था। कोई औरत ऐसा कैसे कर सकती है? अपने बच्चे को छोड़कर किसी दूसरे के साथ लिव इन में ये रह रही है, और इधर बेचारी इन्हीं मिंकी की याद आ गई। मिंकी और मानसी को भी तो छोड़कर अविनाश ऐसे ही चला गया। कहाँ? ये भी आज तक किसी को नहीं पता। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। शाम को विकास अपनी मौसी, मौसा, बुआ, फूफा जी सभी को लेकर पास के पार्क में घुमाने के लिए गया। पार्क के सटे ही थोड़ी दूर पर मन्नत की कोठी थी। पार्क में काफी देर तक वॉक करने के बाद सब लोग लौटने लगे। तब विकास ने कहा, मौसी चलिए, आप अपना फेवरेट टिक्की चाट खिलाता हूँ। दिल्ली का चाट आपको अच्छी लगेगी शायद। जैसे लोग चाट प्लेस के पास पहुंचे, ब्लैक ग्लैमरस और व्हाइट कुर्ते पैजामे में मन्नत सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मुस्कुराते हुए उसने विकास से कहा, दूल्हे बाबू कैसे हो? मजे मजे? और हनीमून ठीक रहा? यस ब्रो, विकास मुस्कुराया। अरे विद फैमिली, पर हमारी भाभी कहाँ है? वो घर पर ही है, मम्मी पापा के साथ। विकास ने पैर छूकर सभी को प्रणाम किया। पैरी पन्ना जी। विकास ने उसी भी चाट खाने के लिए बुलाया तो मन्नत ने कहा, आज नहीं ब्रो, मम्मी को आज छोले कुलचे खाने का बड़ा मन था, तो और मेड भी नहीं थी घर पर, तो मैं ही आ गया लेने। आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं निकलता हूँ। मन्नत वहां से चला गया। सुजाता जी उसकी सादगी पर नतमस्तक हो गई। उन्होंने कहा, इतना बड़ा आदमी और इतना शालीन कैसे हो सकता है? विकास हंसने लगा। क्यों मासी, जो बड़े आदमी होते हैं वो अच्छे नहीं होते क्या? सुजाता जी सकपका गई, बोली, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। मैं ये कह रही थी कि मन्नत कितना संस्कारी है। सब लोग हल्की फुल्की चाट और स्नैक्स लेकर घर लौट आए। अब डिनर की जरूरत नहीं थी। दूसरे दिन राजशेखर जी और सुजाता जी की ट्रेन थी, इसलिए वो लोग जल्दी सो गए। इधर हजारीबाग में बजराज जी ने एक किराया का मकान ले लिया था। रचना जी फिलहाल अभी एक हफ्ते की छुट्टी पर थी। बजराज ने कहा कि अब ये किराया या मकान ऐसे ही रहेगा, हम सब यही आना जाना करेंगे। अब तक मधु की पढ़ाई खत्म नहीं होती। मधु भी पढ़ने के लिए वहीं चली गई। उसकी बहन मिस्ट्री दोनों वहां रुक गई। मिस्ट्री को एक हफ्ते की छुट्टी थी। मधु ने मम्मी की भी एक हफ्ते की छुट्टी थी। सब कुछ सेट करने के बाद ब्रजराज वापस जमशेदपुर लौट गए। राजशेखर जी और सुजाता जी दोनों के वापस टिकट बने हुए थे। दोनों ही अच्छी तरह से वापस लौट आए। यहाँ मानसी की परीक्षा शुरू हो चुकी थी, जो कि लगभग 2 महीने तक चलने वाली थी, और प्री सब्जेक्ट प्रैक्टिकल भी होना था। चलो मम्मा, मिंकी मानसी से आकर लिपट गई। आपकी मेरी याद आई? मानसी मुस्कुराती हुई बोली। ना, बिल्कुल भी नहीं, मानसी मुस्कुराने लगी। मिंकी उदास हो गई। बिल्कुल ना? सच्ची बोल रही हो मम्मा? आपको बिल्कुल मेरी याद नहीं आई? मानसी बोली। ना, बोल तो दिया ना। अपनी बात पर जोर देते हुए बोली, बिल्कुल भी याद नहीं आई। वो मुस्कुरा रही थी। मिंकी रोने लगी। मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आई थी और आपको बिल्कुल भी मेरी याद नहीं आई। मानसी उसे गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगी और उसकी साथ खुद भी घूमने लगी। गंदी बच्ची, एक तो मुझे छोड़कर चली गई, उस पर बोलती है मम्मा मेरी याद क्यों नहीं आई? तुमने यह बोला कभी मम्मा, तुम भी मुझे बहुत याद आती थी? उसने उसे गले से लगा लिया और बोला, यू आर माई जान बेबी,
तुम्हारी याद कैसे नहीं आएगी? ओह माय स्वीट मम्मा। पिंकी ने उसके गालों पर पप्पी दे दिया और हंस पड़ी। मानसी ने सारी तैयारियां कर रखी थी। मेड के साथ मिलकर उसने मम्मी पापा के लिए सारा खाना बना लिया था। सुजाता जी ने कहा, इतना काम क्यों किया बेटा, मैं आकर बना लेती। तुम्हारे पेपर्स भी शुरू हो गए चुके थे। तुम्हारे पेपर्स भी शुरू हो चुके हैं। नहीं मम्मा, आप इतना थक हार कर और कैसे खाना बनाएंगे? मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। रूही थी ना, उसकी मदद से मैंने सब बना लिया। और अम्मा शादी अच्छे से हो गई? रूही जल्दी से चाय लेकर आओ। मानसी ने अम्मा पापा से बातें करती हुई रूही को आवाज देते हुए कहा, हाँ बेटा, सब अच्छे से हो गया। बड़ी सुंदर बहू लाई है छोटी, इतनी ही शालीन और संस्कारी। बड़ा अच्छा लगा वहां जाकर। राजशेखर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड़ी, तुम्हें एक और खूबसूरत खुशखबरी देनी है। क्या पापा? राजशेखर जी, मैंने वहाँ फ्लैट ले लिया है। ये क्या बोल रहे हैं पापा आप? दिल्ली में फ्लैट ले लिया? मगर क्यों? ऐसे ही, राजशेखर जी ने अपने जूते उतारते हुए कहा। एक फ्लैट बिक रहा था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। मानसी ने अपने पापा को मुंह देखने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने अपने पापा से कहा, पापा, आप कुछ बात मुझसे छुपा रहे हो क्या? राजशेखर ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है गुड्डी। मुझे घर, लोकेशन सब अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। अब यदि तुम्हें अच्छा लगे तो तुम दिल्ली में रहना, नहीं अच्छा लगे तो तुम्हारी मर्जी, जहाँ तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाए वहाँ रहना। अब यहाँ कितने दिन हम यहाँ पड़े रहेंगे? मेरी रिटायरमेंट भी हो गई है और हम यहाँ अकेले। दिल्ली में कम से कम तुम्हारी मासी की बहन तो है। दिल्ली में कम से कम तुम्हारी मम्मी की बहन तो है। मानसी ने यह बात ठीक लगी। मानसी को भी ये बात ठीक लगी। उसने कहा, हाँ पापा, शायद आप ठीक ही कह रहे हो। अब आप लोग जल्दी से स्नान कर लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। पिंकी, तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ। जब तक मानसी खाना निकाल रही थी तब तक सुजाता जी स्नान कर भगवान जी को दिया दिखाकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई थी। उन्होंने मानसी से कहा, गुडी, बस तेरे पेपर खत्म हो जाए फिर हम सब दिल्ली चले चलते हैं। वहीं से तू अपनी जॉब ढूंढना। मानसी कुछ बोलने का मूड में नहीं थी। उसके दिमाग में परीक्षा का प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ था। उन्होंने कहा, हाँ मम्मा, ठीक है, तब की तब देखी जाएगी। अभी आप लोग खाना खाइए। सुजाता जी ने राजशेखर जी को आवाज देते हुए कहा, सुनिए जी, जल्दी आइए, खाना ठंडा हो रहा है। और यह मिष्टी कहाँ गई? जल्दी आओ। मिष्टी भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। राजशेखर जी भी स्नान कर तैयार हो गए। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था और उस पर मानसी का बनाया हुआ था। राजशेखर जी संतुष्टि के साथ खाने लगे। उन्होंने कहा, बड़े दिनों बाद बिटिया के हाथ का भोजन नसीब हुआ है, मुझे सुकूनों के साथ खाने दो। मानसी भावुक हो उठी। उसने मिंकी का खाना निकालकर उसे खिलाने लगी। मिंकी ने कहा, मम्मा, एक वीक से इतनी सारी कहानियां बाकी है, आपको डेली बेडरूम स्टोरी सुनानी पड़ेगी सोने के टाइम। मानसी ने उसके भोलेपन पर मुस्कुरा दी। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी तुम नैनी से कहानी सुनना, क्योंकि मेरे तो पेपर होने वाले हैं। पिंकी हंसने लगी। अम्मा, तुम भी स्टूडेंट हो? मानसी मुस्कुरा दी, फिर बोली, हाँ मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। मुझे भी पढ़ना पड़ता है, तभी तो मैं डॉक्टर बनूंगी और दांतों का इलाज करूंगी। सब लोग मिंकी और मानसी की बात सुनकर हंसने लगे। मधु अब बहुत ही खुश रहने लगी थी। बरसों बाद उसके मम्मी पापा के बीच की दूरियां कम होने लगी थी। एक हफ्ते तक रहकर उसकी मम्मी रचना जी और उसकी बहन मिष्टी दोनों ही वहां से निकल गई। मिष्टी पुणे के लिए और रचना जी अपने जॉब पर। मधु अभी भी अकेली ही थी, फिर भी वो बहुत ही खुश थी। मधु ने मानसी को फोन कर मिलने के लिए बुलाया। मधु ने उसने पूछा, अंकल आंटी आ गए? मानसी, हाँ मधु, आ गए। और बता, कैसी है तू? अच्छी हूँ। अगर फ्री हो तो मिले कहीं, बहुत दिन हो गया है। हाँ यार, बहुत दिन हो गया है, मैं भी अकेली थी, मिल नहीं पाई। तुम व्यस्त थी अपने पेरेंट्स के साथ, इसलिए मैंने फोन भी नहीं किया। चलो आज हम लोग मिलते हैं कॉफी शॉप में, मैं तेरा इंतजार करूंगी। कॉफी शॉप में? मानसी, मधु, कितने दिनों बाद मिले हैं, और बता कैसा रहा मम्मी पापा के साथ? मधु, बहुत ही अमेजिंग मिरेकल एक्सपीरियंस। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। आई कैंट बिलीव कि ऐसा भी हो सकता है कभी। और तू जानती है मानसी, एक बात और, मधु ने खुशी से कहा, पापा ने मुझे जमशेदपुर बुलाया अपने पास आफ्टर एग्जामिनेशन। वह मेरे लिए क्लिनिक खोलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि तुम जोधपुर में आकर मेरे पास रहकर प्रैक्टिस करो। आई एम सो हैप्पी मानसी। मानसी ने भी यह सुनकर खुशी से कहा, वाह दैट्स अ ब्रिलियंट। मैं भी एक बात बताऊं, पापा ने दिल्ली में फ्लैट ले लिया है। हो सकता है हम भी दिल्ली चले जाए। क्या? फिर तुमसे मिलने दिल्ली आना होगा? हाँ, और मुझे जमशेदपुर। दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। गुड्डू, ओ गुड्डू, क्या हुआ?
अभी मुंह लटकाए क्यों बैठा है? क्या हुआ, कुछ तो बता। तुलसी जी पास आकर मन्नत के पास बैठते हुए बोली। मन्नत चुपचाप अपने घर में ड्राइंग रूम में एक कोने में बैठा हुआ था और अपने दोनों हाथों में अपने चेहरे को ढककर न जाने की सोच में डूबा हुआ था। अपनी माँ तुलसी जी को आवाज सुनकर उसने अपना सिर उठाया और कहा, नहीं मम्मी, कोई बात नहीं। तो फिर क्या हो गया, क्यों ऐसा उदास से बैठा है? अपनी माँ की आवाज सुनकर मन्नत की बड़ी बहन सिम्मी अपने कमरे से बाहर निकली। उसने कहा, गुड्डू भैया, क्या हुआ, कोई बात है क्या? फिर उसने तोसी जी से कहा, कुहू कहाँ है कुहू कहाँ है मम्मी, कहाँ है? होगी अपने कमरे में, मुझे क्या पता। इतनी सुबह सुबह कहाँ जाएगी भला, आज तो स्कूल में भी छुट्टी है। भाई क्या हुआ, बता ना, क्या परेशानी है? सिमी ने पूछा। यही बात दोहराते हुए तुलसी जी ने कहा, गुड्डी गुड्डू, तेरी उदासी अच्छी नहीं लगती, मुझे बता दे, जो भी गिले हैं सब बता दे मुझे, मैं तेरा एक गिल दूर कर दूंगी। मम्मी विकास आज थाईलैंड चला गया, मन्नत ने कहा। और जी, लो कर लो बात, कुआ उड़ गया और डाली उदास हो गई, तुलसी जी ने थोड़ा गुस्से में कहा। नहीं मम्मी, विकास कुआ नहीं है, वो मेरा छोटा भाई है। हाँ जी, घर के इधर सारे मेंबर्स है, सबके रहते हुए तुझे उसी की चिंता है। वो तो तेरा भाई लगता है और तो कोई तेरा नहीं है, हम सब तो पराए हैं। कमर में हाथ रखते हुए तुलसी जी बड़बड़ाने लगी। अंदर कमरे से त्रिभुवन जी बाहर निकले। उन दोनों की आवाज सुनकर उन्होंने कहा, क्या बात हो गई, किस बात पर बहस छिड़ी हुई है? तुलसी जी ने अपने मेड को आवाज देते हुए कहा, और गुरप्रीता, जल्दी से तो चाय बनाकर ले आ, चाय पिला दे अपने को और श्रीवास्तव साहब के लिए भी। पर मैं तो चाय नहीं पीऊंगी। मम्मी, मेरे लिए तो ग्रीन टी बनवाना। और गुड्डू भैया तुम्हारे लिए, सिमी ने पूछा। मन्नत वहां से उठकर अपने कमरे में जाने लगा। उसके पिता त्रिभुवन जी ने उसका रास्ता रोका और उससे आवाज देते हुए कहा, गुड्डू जरा इधर आना। मन्नत वहां कर बैठ गया। जी पापा। बेटा जरा यहाँ आ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या पापा, मन्नत ने पूछा। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पहले तू चाय पी, मेरे साथ बैठ। मन्नत बैठ गया। त्रिभुवन जी ने कहा, बेटा देख, सब ठीक है, सब काम हो रहे हैं, लेकिन कुहू दिन को दिन बड़ी होती जा रही है, मुझे लगता है उसे एक माँ की जरूरत है। त्रिभुवन जी की बात कभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मन्नत गुस्से में उबल पड़ा। उसने गुस्से में कहा, पापा, कुहू की अपनी मम्मी जिंदा है, मेरी नहीं है, मरी नहीं है, उसे माँ की क्या जरूरत है? और अगर उसे माँ की जरूरत भी है तो मुझे पत्नी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैंने हजारों बार कहा है कि इस मैटर पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, पर कोई मेरी बात समझता ही नहीं। तुलसी जी वहां आकर उन लोगों की बातें सुन रही थी। उन्होंने बीच में बोलना शुरू किया, गुड्डू, अगर यह बात नहीं थी तो विकास की शादी को लेकर दुखित क्यों है और उसके जाने का बहाना ढूंढ कर उदास क्यों है? मन्नत ने चिढ़कर कहा, मम्मी आप भी ना शुरू कर देती हो। विकास की शादी हो गई है तो मैं उदास कहाँ था? कैसे नहीं था उदास, मैंने तेरे चेहरे पर देखे थे बेटा, तुलसी जी ने कहा। मम्मी ऐसी बात नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। और रही बात रीना के जाने की, मैंने ना उसे कभी रोका था और ना मैंने उसे कभी कहा कि जाओ, वह उसकी खुद की डिसीजन था। त्रिभुवन जी मन्नत को समझाते हुए बोले, बेटा जिंदगी ईगो और गुस्से में नहीं जी जाती, और हम कितना भी गुस्सा कर ले उसका खामियाजा ना हमारी संतान भुगते तो ये बात ठीक नहीं होगी। तुम एक बार शांति से विचार करो और सोचो, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। हमें अपने गुड्डू के लिए बहू चाहिए या कुहू के लिए मम्मी? मन्नत अभी तक गुस्से में ही था। उसने कहा, सिम्मी दी है ना, माँ की कमी पूरी कर देगी, मम्मी है दीदी की कमी पूरी कर देगी, मम्मी है दादी की कमी पूरी कर देगी, फिर और तीसरे की क्या आवश्यकता है? मैं तो पैसे कमा ही रहा हूँ, कुछ दिनों की बात है, फिर कुहू हॉस्टल भी चली जाएगी और फिर बड़ी हो जाएगी तो हमें लोगों की आवश्यकता नहीं रहेगी। अच्छा, त्रिभुवन जी ने कहा, बड़े होने के बाद फैमिली की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है? पापा पापा बेवजह की बात का बतंगड़ बना रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि कुहू बड़ी हो जाएगी तो वह सब कुछ समझ जाएगी, फिर उसे समझाने की जरूरत नहीं रहेगी। तुलसी जी की आंखें भर आई। उन्होंने रूंधे गले से कहा, बेटा समझाने की तो दुखी वाले को समझ जाते हैं, पर झोपड़े वाले में भी समझ आते हैं, पर समझाने के लिए कुछ अच्छा विषय भी होना चाहिए ताकि हम उसे समझा सके कि कुहू को समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी मन्नत का फोन आया और मन्नत वहां से उठकर चला गया। तुलसी जी त्रिभुवन जी को देखकर रो पड़ी।
पता नहीं किसकी नजर लगी है हमारी खुशहाल जिंदगी को। हमारा सोना बेटा कौन कहेगा कि ये इतना दुखी है। और उस चिड़ैल टूना, मुझे खून करना है। उसने मेरे बेटे का दिल तोड़कर क्या मिला? तुलसी जी शांत हो जाओ, सब किस्मत का फेरा होता है। मैंने मना किया था ना मत करो उससे शादी, लेकिन उसकी आंखों में तो प्यार का पर्दा चढ़ा था। हो गया प्यार और फट गया पर्दा, भूख तो सारी जिंदगी। मुझे तो इतना गुस्सा है कि मैं जिंदगी भर उस लड़के से बात ना करूं, लेकिन उस फूल सी बच्ची को देखता हूं तो मेरा मन भर आता है। उसकी आखिर क्या गलती? तुलसी जी का याद आया कि 8 बज गए हैं। ओए गुरप्रीता, आज लवली नहीं आई? तू उठा दे कुहू को। मन्नत फेदर टच नामक का एक फेमस कंपनी का काम करता था, जो कि कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए फेमस था। आज उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली थी और मॉडलिंग के लिए आए हुए लोगों की तस्वीरें और वीडियो से मॉडल तलाशने थे। फिर उसे मार्केटिंग के लिए प्रमोट करना था। कई मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, फिल्म्स और टीवी चैनल्स पे भेजना था, जिसके लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ी। पर आज सुबह से उसका मूड ऑफ था। ना जाने ऐसा क्या हुआ कि इधर विकास थाईलैंड किया और मन्नत का मूड खराब हो गया। और उस पर सुबह-सुबह मम्मी-पापा के साथ बेवजह और एक बहसबाजी। वो अपने कमरे में जाकर जल्दी से फ्रेश हुआ और तैयार होकर सीधे ऑफिस के लिए निकल गया। ऊपर बालकनी से तुलसी जी ने देखा तो उन्होंने मन्नत को रोका और कहा, ओए गुड्डू बेटा, ब्रेकफास्ट तो कर ले। उसने से कैसी नाराजगी। मन्नत ने कहा, नहीं मम्मी, भूख नहीं है, मैं ऑफिस में खा लूंगा। तुलसी जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तब मैं भिजवा देती हूँ टिफिन। मन्नत ने नीचे से कहा, उसकी जरूरत नहीं है, मैं बाहर खा लूंगा। अब ठीक है, तो तेरी मर्जी वो कर, जो जो तेरी मर्जी है वो किया। अब भी कर ले तू अपनी मर्जी। तुलसी जी ने कहा। मन्नत फिर नाराज हो गया। उसने कहा, मम्मी, अपनी मर्जी का ही करने जा रहा हूँ, अब मेरा मूड मत खराब करो। उसने अपनी कार स्टार्ट किया और ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस के उसका पीए अजय कुमार उसका इंतजार कर रहा था। ऑफिस पहुंचते ही उसकी एक मोटी सी फाइल मन्नत के हवाले कर दिया। मन्नत जिस कंपनी में काम करता था, वे एक नई ब्यूटी क्रीम लॉन्च करने वाली, जिसके प्रमोशन के लिए काफी मेहनत करनी थी। मॉडल के सिलेक्शन का काम उसके एक एम्प्लॉय अनुज को सौंपा गया था, वही मार्केटिंग हेड था। मन्नत ऑफिस में बैठते ही उसने अजय को अनुज को बुलाने के लिए कहा। अजय ने कहा, अनुज आज नहीं आएगा। मन्नत, क्यों? उसने पेन घुमाते हुए कहा, अजय, शायद उसकी बेटी की तबीयत खराब है तो शायद वो नहीं आ पाएगा। मन्नत, इतना इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उससे अनुज अपसेट कैसे हो सकता है? बट यार, हो सकता है कि कोई सीरियस बात हो। अजय ने अनुज की तरफदारी करते हुए कहा। मन्नत, मैं भी, चलो एक बार मेरे सामने उसे कॉल करो। अजय ने अनुज को फोन किया। वो डॉक्टर के क्लिनिक में था। उसने कहा, मैं तो डॉक्टर के यहाँ आया हूँ। कल रात से बेटी का पेट में बहुत ज्यादा दर्द ही हो रहा था। डॉक्टर ने दिखाया है तो डॉक्टर ने कई टेस्ट लिखे हैं। टेस्ट की रिपोर्ट लेकर मैं डॉक्टर के यहाँ बैठा हूँ। मेरी लाइन जैसे क्लियर होती है मैं वहाँ आता हूँ। अनुज ने कहा, मॉडल के सिलेक्शन करना तुम्हारे हाथ में है। उसके बाद हम कॉस्मेटिक क्रीम का अंडरराइटिंग टीम को भेजेंगे। उसके बाद ही हमारी पूरी डिसीजन होगी इसे आगे भेजने के लिए। यस ब्रो, आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट माई डॉटर इज माई सिक, यू नो। उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था मुझसे। ओके ब्रदर, टेक केयर, फिर बताना अपना रूटीन। अजय ने कहा, फिर फोन कट कर दिया। अब शायद मुझे डेली ही लग रहा है, शायद आज मुझे डेजी ही लग रहा है अनुज का, कि वो आ भी पाएगा। तो क्या हम मॉडल सिलेक्ट कर लें? अजय ने जब वो कहा तो मन्नत मन ही मन चिढ़ गया। उसे मॉडल का नाम से ही नफरत थी। उसने अजय से कहा, नो नेवर, आई हेट मॉडल्स। अजय ने कहा, ब्रो, इतनी नफरत ठीक नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। नो नीड योर सजेशन। मन्नत ने बड़ी तीखी मुस्कुराहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैं जो अभी पर्सनली झेल रहा हूँ मेरे भाई, वह तुझे नहीं समझ में आएगा। एक तो कोर्ट कचहरी का मुकदमा, उस पर एक छोटी सी मासूम सी बच्ची का चेहरा देखकर मैं बिल्कुल ठगा हुआ सा महसूस करता हूँ। तुम्हें क्या पता कि मैं कितना ही अकेलेपन से गुजर रहा हूँ। मन्नत ने उदासी के चेहरे पर उतर आई। अजय ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, हाँ ब्रो, मैं समझ सकता हूँ तुम किसी स्थिति से गुजर रहे हो। आखिर तुमने उससे इतना प्यार किया था और उसने तुम्हारे साथ क्या किया, मगर क्या कर सकते हो? मन्नत, कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं उसका गला भी दबा सकता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल कुछ भी नहीं सोचना चाहता। बस मुझे अकेला छोड़ दो, तुम जाओ इस कमरे से। अजय सबकताते हुए बोला, मगर ब्रो, वो बोल रहा था। मन्नत ने उसे उंगली से बाहर जाने का इशारा किया और अपनी टैब खोलकर उसमें आंखें गड़ाकर बैठ गया।
अजय थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर चुपचाप केबिन के दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। अजय थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर चुपचाप केबिन के उसे ही मन्नत ने देखा। अजय चला गया तो उसने स्विच ऑफ कर कमरे की मेन लाइट बंद कर दिया और अपने गद्देदार कुर्सी के पीछे सीट रखकर लेट गया। उसकी कानों में घंटियों की तरह हंसी गूंज रही थी। वह हंसी अनन्या की थी, उसका पहला प्यार, जिससे वो किसी कवि का असहा प्यार किया था। उन दोनों की मुलाकात एक शादी के दौरान हुई थी। उस समय अनन्या कॉस्मेटिक सर्जरी के कोर्स कर रही थी। ब्यूटी कोर्स करते ही उसे मॉडलिंग का भी भूत चढ़ा। इतने सारे रिश्ते नाते तोड़कर हमेशा के लिए मुंबई चली गई और अपने पीछे छोड़ गई मन्नत के लिए एक स्याही भरी जिंदगी, जिसमें सूर्योदय तो कभी था कि नहीं। एक लंबी और ठंडी सांस मन्नत ने लिया। अजीब सा नेचर होता जा रहा है मेरा। बहुत ही सनकी टाइप बिहेवियर करने लगा हूँ। अपना ही फ्रस्ट्रेशन अपनी फैमिली पर उतार देता हूँ। अगर जो मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं खड़ी हुई होती तो आज मेरा और कुहू का क्या होता। मन्नत ने खुद से ही एक प्रश्न करने लगा था, क्या जो कुछ हुआ उससे मेरी फैमिली की क्या गलती थी। कुहू कुहू का नाम लेते ही उसे याद आया कि आज तो उसे कुहू से मुलाकात ही नहीं हुई है। उसने जल्दी से फोन मिलाया।